जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ को एक फास्ट वे में लर्न कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर इंसान के लिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे इन जनरल कुछ सीखना चाहता है। हर इंसान के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में 3 मेन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आपने किसी भी कंपोनेंट को मिस नहीं करना है। ये 3 मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले हम टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है? हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। यहाँ 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है लर्न और दूसरा फास्ट। हमारे इस टॉपिक के केस में जो लर्न का मतलब है उसका मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब आप लर्न कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सीख लिया, फिर उस चीज़ को सीखना ना सीखना एक ही बराबर है, फिर कोई फायदा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सीख रहे हो, अगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, या किसी को सिखा नहीं सकते हो, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और फुल नॉलेज कब होगी? जब उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे हमारे माइंड में। दूसरी चीज, फास्ट वर्ड इस टॉपिक में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि फास्ट का मतलब ये नहीं है कि बस स्पीड चाहिए, भाग रहे हैं। फास्ट का मतलब ये है कि एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, गुड एफिशिएंसी। जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो तो आप टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो विद गुड एफिशिएंसी। एक पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा ही किसी भी चीज को लर्न करने में। एक थ्रेशहोल्ड लिमिट तो रहेगी कि हाँ इतना टाइम तो लगना ही है इस चीज को सीखने में। हम उस थ्रेशहोल्ड लिमिट से, जो कि एक ऐसी चीज आप डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है, एक बंदा जिसका जो एक कंसंट्रेशन लेवल है, एडिक्वेट है, अच्छे से चीज को समझता है, वो इतना टाइम लेता है इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को समझने में, तो हमारा थोड़ा बहुत उससे वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो हो सकता है। उस केस में हम कहेंगे ठीक है, हमने एफिशिएंटली टाइम यूटिलाइज करके उस चीज को लर्न किया। बट अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो उसी चीज को लर्न करने में, तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कम है। तो ऐसे केस में कैसे हम अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, वो चीज हम समझेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉम्पोनेंट पे आते हैं। फर्स्ट कॉम्पोनेंट है, जैसे डीप अंडरस्टैंडिंग अगर हमें करनी है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो, किसी चीज के बारे में कुछ सीख रहे हो, रिकॉल करो जब भी कभी आपने कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनते हो देखा हो, किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा हो, सामने बनते हो देखा हो, एक हाई राइज बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ डिवोट होता है? मान लो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ डिवोट होता है? सबसे ज्यादा आप कह रहे हो कि हाँ, ध्यान कहाँ रखा जाता है? उसकी नींव को बनाने में। जो ग्राउंड लेवल से नीचे जो उसकी नींव रखी जाती है, जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी है, सबसे ज्यादा टाइम उस चीज पे डिवोट किया जाता है। उन पिलर्स को खड़ा करने पे सबसे ज्यादा टाइम डिवोट किया जाता है, उनको स्ट्रेंथन करने पे सबसे ज्यादा टाइम डिवोट किया जाता है। एक बार वो चीज सही होगी, उसके बाद स्ट्रक्चर बहुत तेजी से खड़ा कर दिया जाता है बिल्डिंग का, और बहुत कॉन्फिडेंटली फिर उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो उसके बाद अगर बड़े बड़े तूफान भी आएंगे तो भी इस बिल्डिंग को हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे से डिजाइन बिल्डिंग है। प्रॉपरली चीजों को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिकली इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है। इसी तरह जब आपने कुछ सीखना है, कुछ भी लर्न करना है, तो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ देना है? यहाँ, उस चीज की नींव पे, बेस पे, मतलब बेसिक्स पे। जब तक आप बेसिक्स पे टाइम डिवोट नहीं करोगे, अगर ये सोचोगे कि मुझे फास्ट करना है, फटाफट मुझे ये चीज सीख लेनी है, फटाफट मुझे सिलेबस कवर कर लेना है, उस चक्कर में अगर ये चीज इग्नोर कर दी ना, तो आपकी ये जो बिल्डिंग बनेगी, अपनी जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो, वो खोखली टाइप होगी। अब कोई भी तूफान आएगा इन फॉर्म ऑफ, आप कह लो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गया एग्जाम के अंदर, या कुछ और आ गया, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है डगमगा गया है, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपने यहाँ टाइम डिवोट नहीं किया था पहले। अब जब आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन एनकाउंटर की, डिफिकल्ट क्वेश्चन एनकाउंटर किया, अब उससे रिलेटेड आप वापस बेसिक्स पे जाते हो, वो चीज़ सीख लेते हो, हाँ ठीक है अब मुझे समझ आ गया है कि हाँ मैं लैग कर रहा था इस क्वेश्चन में, अब मुझे ये क्वेश्चन समझ आ गया है। उसके बाद फिर किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे क्योंकि दूसरा बेसिक क्लियर नहीं है। तो कब तक वापस नीचे जा जाके अपने बेसिक्स को, नींव को बार बार ठीक करते रहोगे, रिपेयरिंग करते रहोगे? उस केस में तो आपकी बिल्डिंग तो हमेशा वीक रहेगी, तो कभी भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाओगे कि ये चीज़ मुझे अच्छे से आती है।
तो अगर आपने पहले ही सारा का सारा जो एक रिक्वायर्ड टाइम है, एक इनपुट रिक्वायर्ड है, जो हम कह रहे थे कि थ्रेशहोल्ड टाइम लिमिट एक टॉपिक को समझने के लिए चाहिए होती है, उसका सबसे ज्यादा जो टाइम है वो यहीं लगेगा। एक बार ये अच्छे से होगी ना, उसके बाद जो चाहे आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को उठा लो, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को उठा लो, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करो या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस की बात करो, तो उसके बाद जब आप लेवल एनहांस करते चले जाते हो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रोवाइडेड ये चीज आपकी स्ट्रांग हो। तो आपको वापस बार बार आके इसकी रिपेयरिंग नहीं करनी है। सो सबसे पहला कंपोनेंट है कि हमें बेसिक्स पे जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो तो डिवोट करना है, सो डैट जो फर्दर टाइम आगे डिवोट करना है उसके ऊपर एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए वो रेड्यूस हो जाए। अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है जब आपने किसी भी चीज को तेजी से ग्रास्प करना हो। जितनी अच्छी कंसंट्रेशन उतनी तेजी से आप चीजों को ग्रास्प कर पाओगे, उतनी तेजी से कोई चीज लर्न कर पाओगे। अब कंसंट्रेशन को कैसे एनहांस करें, खास करके आजकल के टाइम पे जब डिजिटल टाइम चल रहा है। डिजिटल टाइम चल रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए या किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने कुछ भी नया लर्न करना है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत इजीली क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल है। कोई भी डाउट आया साथ के साथ सर्च किया, वो क्लैरिफाई हो गया। कोई भी नई चीज सीखनी है उससे रिलेटेड आपको कई चीजें मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वीडियोस मिल जाएंगे। उसी के साथ अब डिस्ट्रैक्शन साथ में आ जाती है। वो अपने आप में एक चैलेंज है कि उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। अब ऐसे केस में जब नॉलेज और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो ऐसे केस में खुद को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं, कैसे इंश्योर करें कि हमारी कंसंट्रेशन सही डायरेक्शन में ही लगी रहे और हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब ऐसे केस के अंदर या तो बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल वाला हो, बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सनल डिसिप्लिन वाला हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे एटमॉस्फेयर में रही है, किस तरह से अभी तक आप अपना जीवन जीते आए हो। अगर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन अच्छा खासा रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी इस चीज़ में भी रिफ्लेक्ट होगी, आपको हेल्प करेगी, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन लेवल इस चीज़ से डिप कर जाता है। तो ऐसे केस में सही तरीका यही है कि जब हमने कोई चीज़ पढ़नी है, कोई चीज़ सीखनी है, उससे रिलेटेड जो हमने नॉलेज, रॉ नॉलेज लेनी है वो बुक से ही लेनी है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी हमने खुद लिख लिख के ही करनी है। तो वो टाइम जो स्लॉट है वो हमारा अलग रहना चाहिए। उस टाइम पे डिजिटल डिवाइस हमारे रूम में नहीं होनी चाहिए। डिजिटल डिवाइस को रेफर करने के लिए जो आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो आपकी क्लैरिटी नहीं हो रही है जिन चीज़ों से रिलेटेड, उसके लिए अलग स्लॉट रखो, सो डैट आपकी जो डिस्ट्रैक्शन वाली एक जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी ये मेन रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग वाला जो आपका फेज है उसके साथ मिक्सअप ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन और वो आपकी जो मेन आप पढ़ रहे हो चीज, वो दोनों मिक्सअप होती रहेंगे थ्रू आउट योर साइकिल, मिक्सअप होती रहेंगी। अगर दिन के अंदर आपका 6 घंटे का पढ़ने का साइकिल है तो 6 के 6 घंटे अगर आपकी डिजिटल डिवाइस आपके पास पड़ी है, आपको कोई डाउट आया, साथ के साथ आप उसको रेफर करते हो, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस को भी बीच में न्योता दे रहे हो। तो इट इज बेटर कि अगर 6 घंटे का आपका पूरे दिन का पढ़ने का साइकिल है, आप एटलीस्ट 4 घंटे ऐसे रखो जब वो डिजिटल डिवाइस आपके रूम में नहीं होगी। उस टाइम आपको पता है कि आपने सिर्फ बुक से पढ़ना है, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है। कलम तो उठानी है ना हमें, ये थोड़ी ना कि डिजिटल टाइम है तो अब हम कलम उठाना ही भूल जाएंगे। बुक्स को तो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। जो बेसिक्स सोर्सेज हैं, बने बनाए मटेरियल आजकल बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, बट बुक्स को आपको कभी अवॉइड नहीं करना है। उनको आप रेफर कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो आपका एक बेस्ट साथ देंगी वो आपकी बुक्स ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 2 स्लॉट्स को डिवाइड करो। जब 4 घंटे आप टोटली इसके लिए रखोगे ना, जब डिजिटल डिवाइस पास नहीं होगी तो फुली कॉन्सेंट्रेट करोगे। आपको पता होगा ठीक है मैंने 2 घंटे का स्लॉट ऐसा रखा हुआ है या 1 घंटे का स्लॉट ऐसा रखा हुआ है जिसमें मैं अपने जो डाउट्स हैं उनको मैं मार्क कर लूंगा और उस टाइम उसके लिए डिजिटल डिवाइस को रेफर करूंगा कि उस टाइम अगर थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होगी तो वो एटलीस्ट मेरे 1 घंटे में से ही थोड़ा टाइम खराब होगा। ये नहीं है कि मेरे इधर जो 4-5 घंटे हैं इनके साथ वो चीज मिक्सअप हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं एनहांस होगी ही होगी। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन से ही रिलेटेड है और जो मैं कई बार पहले भी डिस्कस करता हूं, वो ये है कि हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में क्या कुछ बूस्टर्स हैं। बूस्टर्स किस तरह से मैं बोल रहा हूं, एक नॉर्मल इंसान के लिए जब वो कोई भी चीज सीखने बैठता है तो अगर हम डेली रूटीन का एक ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस पे हम टाइम अगर लिख दें और यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन लेवल लिखें कि कंसंट्रेशन लेवल क्या है। जब आप पढ़ने बैठे हो, कोई चीज सीखने बैठे हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल एक अच्छे लेवल पे होता है।
ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है जैसे जैसे आप उस चीज को सीखना, फिर उसके बाद वो डिप करना शुरू कर देता है। अब आप वो डिप 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 करता चला जा रहा है, आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो भी डिप करता चला जाएगा। अब इस ग्राफ को हमने इस तरह की शेप नहीं रखनी है। अगर ये रोज हमारा ग्राफ इस तरह से चलता चला जाएगा ना कि पढ़ने बैठे या सीखने बैठे उस टाइम इंटरेस्ट था, एनर्जी लेवल अच्छा था, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा, इनिशियल लेवल पे भी अच्छा था, उसके बाद फिर डिप करने लग गया और उसका हमने ख्याल ना दिया, तो एफिशिएंसी डाउन जाएगी। उस केस में आप फास्ट वे से लर्न नहीं कर सकोगे। अब इस ग्राफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डेली रूटीन में कुछ बूस्टर्स होने चाहिए। बूस्टर्स क्या है? पहले तो आप ये समझ लो कि हमें किस टाइप का ग्राफ चाहिए। अगर आप इनिशियली इस लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपका लेवल ये डिप किया, उसके बाद डिप करने के बाद ये वापस उठना चाहिए और उसके बाद फिर ये वापस उठना चाहिए। इस तरह से ग्राफ चलेगा ना तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी चली जाएगी। और ये ग्राफ कैसे इंश्योर होगा पूरे दिन के अंदर? वो तभी इंश्योर होगा जब यहां पे आपके पूरी रूटीन के अंदर बूस्टर्स होंगे। यहां पे भी इस तरह से आपको पीरियोडिक बूस्टर्स बनाने हैं। अब ये बूस्टर्स कौन से हैं? ब्रेक ले सकते हो, अपनी कोई हेल्दी मील वाली ब्रेक ले सकते हो, हॉबी को टाइम दे सकते हो, रोज फिजिकल एक्टिविटी को टाइम दो, मेडिटेशन करो। जब ये मेडिटेशन करोगे, फिजिकल एक्टिविटी को टाइम दोगे, उसके बाद तो ये ग्राफ आपका बहुत जबरदस्त वे से शूट अप कर जाएगा। ये तो मैं आपको एक नॉर्मल वैसे दिखा रहा हूं। जब आप एक ऐसी ब्रेक लोगे जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे या मेडिटेशन करोगे, उस केस में तो इसकी स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगी। और नॉर्मल कोई ब्रेक लोगे, जब भी आपको लगता है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो डिप कर रहा है, ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आपका वापस वो ग्राफ ऊपर शूट करेगा। तो इस केस के अंदर आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। हम कई बार मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस तरह का ग्राफ फॉलो करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। इस केस में आपकी डेफिनेटली जो है टाइम वेस्ट होगा और आपका कहीं ना कहीं मन भी नहीं लगेगा। और बहुत चीजें जो आप इस फेज के अंदर सीखोगे ना, लोअर कंसंट्रेशन वाले फेज में, वो रिटेन भी नहीं कर पाओगे। बार बार उनको फिर पढ़ना पड़ेगा अगेन। आपका वो जो पर्पस है हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट, वो फुलफिल नहीं होगा। सो दोस्तों, जिंदगी सोचने में बहुत लंबी लगती है, बट अगर आप इस जिंदगी में नई चीजें सीखना स्टार्ट कर दो तो आपको इस जिंदगी में अवेलेबल टाइम बहुत कम लगने लग जाएगा। अपनी जिंदगी बहुत छोटी लगने लग जाएगी नई चीजें सीखने के लिए। और हमारी जिंदगी का एक मेन पर्पस यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखें और उनको आगे स्प्रेड भी करें। और वो एफिशिएंटली हम तभी कर पाएंगे अगर हम अपने ब्रेन को और टाइम को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली यूज करना स्टार्ट करें। जय हिंद।